अभी कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी। भारत के जितने उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों के साथ और मुख्य मंत्रियों के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ही तल्ख, बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यशैली को लेकर। और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये अंग अपना ठीक से काम करने लगे तो न्यायालय आने की जरूरत ही ना पड़े। मामला उत्तर प्रदेश से पुनः एक बार फिर लगातार पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाए जाते रहे हैं। अभी जिग्नेश मेवानी का मामला हमने देखा ही, और चंदौली से, उत्तर प्रदेश की चंदौली, जहां राम राज्य, कथित राम राज्य का दावा किया जाता है सत्ता के हुक्मरानों और उनके जो कार्यकर्ताओं के द्वारा, एक ताजा मामला सामने आया है। एक हिस्ट्री शीटर और कहिए गैंगस्टर और वॉट एवर ही इज, उसको पकड़ने के लिए, दबिश करने के लिए पुलिस गई थी, मिला नहीं। उनकी बेटी को पुलिस टॉर्चर करके वहीं मार देती। इस खास मुलाकात में हमारे साथ फिर वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, और उनसे क्या है मामला और परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने पढ़ा है क्या मामला चल रहा है, और लड़की की एक हत्या हुई है पुलिस के द्वारा, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। पुलिस के कप्तान, जिला प्रशासन क्या कह रहा है, और क्या पुलिस उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से काम करती रहेगी। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बस ठीक है। क्या सर चल रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में देखें बार बार पुलिस का, कभी इनकाउंटर, ठाए ठाए पुलिस है तो इतने सारे इनकाउंटर, सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। वही तो ताजा मामला बहुत ही हृदय विदारक, बहुत भयानक है। क्या है सर मामला? देखिए, चंदौली में जिस युवती की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस समय मीडिया में तैर रही है। उसमें कहा गया है कि उसके गले पर खरोच के निशान और उसके जबड़े में चोट के निशान हैं, और उसके आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि उसकी बॉडी को पुलिस वाले आए थे तो वो सही सलामत थी, और जब वो पुलिस वाले गए और जो है उसकी छोटी बहन उसके कमरे में गई तो उसकी बॉडी जो है वो छत से झूल रही थी, पैर जमीन में मुड़ा हुआ था, और उसने उसको खोल के उतारा तो जो है उसका शरीर बहुत हल्का था। ये सब मीडिया में है। देखिए, बहुत पहले पुलिस रिफॉर्म में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और विवेचना पुलिस को अलग अलग करने के लिए निर्देश दिया था। कई जगह उसका जो है आंशिक रूप से हुआ, कुछ क्राइम ब्रांच बना, कई जगह नहीं हुआ। जो लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है वही जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी है। इस मामले में जो मैंने तमाम मीडिया में इस मामले को जो है वो क्या कहते हैं देखा, तो चूंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, कौशाम्बी, वो जहाँ ये घटना हुई है चंदौली, हमारे यहाँ से 150 पौने 200 किलोमीटर दूर है, तो वहां मैं मौके पर तो नहीं जा पाया। लेकिन मुझे मीडिया में कहीं भी यह पढ़ने को नहीं मिला कि पुलिस किस अपराध में जो लड़कियों के पिता कन्हैया यादव, जिनके बारे में हिस्ट्री सीटर कहा जा रहा है, पकड़ने के लिए गई थी। क्या कोई नया एफआईआर था? क्या उसके खिलाफ वारंट कोई जारी हुआ था? अभी तक इस पर पुलिस ने कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह भी हो सकता है कि पुलिस उसको वहां उठाने गई हो, और उठाने के बाद जैसे आमतौर पर पैर में गोली मार करके जो आजकल मुठभेड़ हो रही है, तो हो सकता है पैर में गोली मार मुठभेड़ हो जाती, कुछ भी हो जाता। सवाल इस बात का है, अच्छा फिर पुलिस महिला पुलिस को भी लेके गई थी, ऐसा भी पढ़ने को मिला। और उन लड़की का आरोप है, गुंजा जो जीवित बची है, कि महिला और पुलिस दोनों जो है वो बेरहमी से उन्होंने गुंजा को भी मारा और उसकी बहन को घसीट के दूसरे कमरे में क्यों ले गए, फिर कुर्सी नीचे से क्यों ले आए, और उसके बाद जब गए वो गई तो कमरे में वो लटके मिले। अब सवाल इस बात का है कि जो लड़की लटकी मिली, उसकी जो है वो एफआईआर
कहाँ करने जाए जब पुलिस ही वाले आए थे। हालांकि उसके पिता ने जो FIR कराई है उसमें जो है आपके दरोगा जी सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सवाल इस बात का है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो नहीं आया, जैसे ये नहीं आया कि उसने आत्महत्या किया था, वैसे ये भी नहीं आया कि उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था और वो अचानक सदमे से कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो मर गई, या हार्ट अटैक आया था उसकी वजह से वो मर गई, ये भी नहीं आया। तो आखिर ये क्या गोगिया पासा का पुलिस ने कोई जादू किया, या उस लड़की के पास कोई ऐसा जो है मंत्र था कि पुलिस आई और उसके बाद उसने अपना प्राण छोड़ करके, जो पौराणिक कथाओं में है कि अपने जो है वो शरीर छोड़ करके और आत्मा जो है कहीं लुप्त हो गई। भाई गजब है आपका। जिस देश में कानून का शासन है, अभी 3-4 दिन पहले आपने जैसा कि दोहराया, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन और जो है विधायिका संवैधानिक और कानून के शासन के अनुरूप चले तो जो है कोर्ट तक मुकदमा ही ना आए। सवाल इस बात का है कि यहाँ कौन सा अपराध हुआ। यहाँ तो पुलिस गई उसके यहाँ दबिश करने, पुलिस अपराध रोकने के लिए जो है वो क्या कहते हैं पुलिस संस्था की जो है स्थापना की गई है कि साहब अपराध रोकेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाएगी। कोई पुलिस से माना जाता है कि पुलिस से किसी का जो है ना प्रत्यक्ष दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी तो होती नहीं है। अब यहाँ पुलिस गई और एक अपराध का सृजन हो गया। ये अपराध तो एक सामान्य अपराध से अलग हुआ ना कि भाई हम तस्करी करते हैं, हम गांजा बेचते हैं, हम स्मैक बेचते हैं, हम जो है ठेके पर किसी की हत्या करते हैं, हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। हमने शत्रुता में किसी की जो है हत्या कर दी तो हम अपराध कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो अपराध कर रहे हैं, हम चोरी चमारी डकैती कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, हम पॉक्सो के तहत जो है वो हरकत कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। यहाँ तो जो पुलिस गई कि जिसके घर में और 2 लड़कियां ही लड़कियां थी और कोई नहीं था, और पुलिस के आने में एक लड़की मर गई, अब एक जिंदा है, वो भी इतनी घायल है कि अस्पताल में भर्ती है। तो आखिर पुलिस जो गई उसने ऐसा क्या किया, ये सवाल है कि नहीं है कि जब पुलिस गई उनके घर तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक लड़की घायल हो गई और एक लड़की मरी हुई पाई गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जबड़े में चोट है उसके और गले में खरोच है। पुलिस वाले भी इस तरह जो है मारते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष रूप से शरीर पर चोट ना दिखाई पड़े। फिर उमर कैसे गई, और मर गई तो टंग कैसे गई। पुलिस की मौजूदगी में क्या कोई आत्महत्या कर सकता है क्या? पुलिस की मौजूदगी में कोई आत्महत्या कर सकता है? तो थाने में जैसे आपके लॉकअप में लोग पानी के नलके के साथ लटक करके आत्महत्या जो है भारत की पुलिस करा देती है। तो इसलिए ये इतने सारे सवाल हैं कि आप ये बताइए, सबसे पहले तो एसपी साहब को ये वो करना चाहिए कि जो 40 पुलिसकर्मी, जैसा कि लड़की बता रही है गुंजा जो चौटाल है, कि 40 पुलिसकर्मी महिला पुरुष सहित दरोगा जी लेके उसके दबिश मारने गए थे। तो ऐसा जो है 40 लोगों को जो लेके गए थे, तो ऐसे 40 लोगों को ले जाने की वहां जो है मतलब क्या जरूरत थी, और वो किस अपराध में उसको पकड़ने के लिए गए थे। वो बालू का मोरंग का धंधा करता है तो कहता है इसका लाइसेंस है हमारे पास। बालू तो पूरे प्रयागराज में, आपके दिल्ली में आपको बिकता हुआ मिलेगा। तो भाई या तो बालू को जो है वो उसके यहाँ जो आया रास्ते में ट्रक पकड़ो, या कहीं तस्करी से आया, या कहीं वो अवैध खनन कर रहा है वहां से बालू आया, तुम उसकी दुकान है, ये स्पष्ट करो ना कि तुम उसे क्यों पकड़ने गए थे, उसके यहाँ दबिश डालने क्यों गए थे। और तुम गए तो दोनों लड़कियां जिंदा थी, और तुम लौटे तो एक लड़की घायल अवस्था में थी और एक लड़की मर चुकी थी, और उसकी बॉडी तुम्हारे रहते हुए जो है छत के ऊपर से कैसे लटक गई, कैसे उसका जो है आत्महत्या हो गया। इनका वैलिड रीजन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और फिर गैर इरादतन हत्या का क्या मामला है? जब आप किसी को 3rd डिग्री 4th डिग्री टॉर्चर करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं ना कि 3rd डिग्री 4th डिग्री कानून के तहत संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो आप ये मान के चलते हैं ना कि इसमें डेथ भी हो सकती है। आखिर कस्टोडियल डेथ कैसे होती है? 3rd डिग्री 4th डिग्री टॉर्चर की वजह से होती है ना। सारे लोगों का शरीर एक जैसा तो होता नहीं कि उसको बर्दाश्त कर ले। बहुत लोग इज्जतदार होते हैं, 1st या 2nd डिग्री में चले जाते हैं ऊपर, तो इसी में कस्टोडियल डेथ होता है। और कस्टोडियल डेथ में सुप्रीम कोर्ट से लेके मानवाधिकार आयोग से लेके अंतरराष्ट्रीय संधियों तक भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है कस्टोडियल डेथ के खिलाफ। तो ये कस्टोडियल डेथ
आप वहां करते हैं। आप गए किसी के घर में और आपने वहां कर, जितनी देर आप थे उतनी देर में एक लड़की घायल हुई और एक लड़की मर गई, तो ये कस्टोडियल डेथ नहीं है? तो क्या थाने के लॉकअप के बजाय आपने उनके घर में उनको जो है वो किया, टॉर्चर किया? तो आपके लिए आप पर जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज है? आपके ऊपर इरादतन हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज है? और चूंकि कानून आपने अपने हाथ में लिया, आपने कानून का माखौल उड़ाया, तो यूएपीए क्यों नहीं दर्ज है? फिर आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज है, जो आम कॉमन मैन पर आजकल आप दर्ज कर रहे हैं? आखिर आपने कानून का उल्लंघन किया, कानून के शासन का, आपने संविधान का उल्लंघन किया, आपने जीने का अधिकार छीन लिया, सेक्शन 21 का उल्लंघन किया, आपके आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 का। तो फिर अब इस पर नहीं देशद्रोह लगेगा, राष्ट्रद्रोह तो किस पर लगेगा? आप दूसरे पर तो राष्ट्रद्रोह तुरंत लगाते हैं, आप क्यों नहीं दरोगा जी और बाकी सिपाहियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करते हैं? और फिर जो आपके प्रकाश सिंह मामले में इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, आप क्यों नहीं उसको लागू करते? आप कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया, बनारस, इलाहाबाद, आपके कानपुर, आगरा, कई जगहों पर लागू होने जा रहा है। आप कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहे हैं, लेकिन आप विवेचना पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को आप अलग अलग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कोई वैलिड रीजन आप बताइए। और सुप्रीम कोर्ट जिसने प्रकाश सिंह मामले में जो है वो क्या कहते हैं दिशा निर्देश जारी किया था, वो क्यों नहीं इन लोगों को नोटिस देके बुलाता कि आपने अभी तक जो है इसको लागू नहीं किया? या जब उसने लागू करने के लिए कहा था तो उसको भी एक टाइम फ्रेम देना चाहिए ना, इसको 3 साल में लागू कीजिए, 5 साल में लागू नहीं कीजिए, और उसके बाद एक डेट देना चाहिए कि उस पर कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। फिर आप कंप्लायंस रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करते कि आपने लागू किया, आपने क्यों नहीं लागू किया। आप 5 किलो राशन लोक लुभावन काम के लिए जो है 5 किलो राशन लोगों को दे रहे हैं, हमें इस पर एतराज नहीं है, आप गरीबों को दे रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा है आपके पास, आपके पास पुलिस रिफॉर्म के लिए पैसा नहीं है। तो आप कह देंगे कि साहब हमारे पास बजट की कमी है, तो फिर आपके बजट की समीक्षा हो जाए कि आप जो है लोगों की जो है सुरक्षा पर जो आपने तमाम जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा और पता नहीं कौन कौन सुरक्षा दे रखी है, वो किस बजट से दे रखी है? तो ये सब सवाल है सर। सर मान लिया कि कन्हैया यादव का बैकग्राउंड, उसके ऊपर मुकदमे रहे या क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई किस केस में पुलिस दबिश करने गई थी, और 40 लोग की टीम बड़ी टीम होती है, उसके पहले भी प्रक्रिया है कि अगर चाहे पुलिस तो कुर्की जब्ती का वारंट इशू कर सकती है, नहीं सरेंडर करे तो घर के दरवाजे किवाड़ तोड़ के ले आती है पुलिस। तो ये सब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई क्या? नहीं सर, सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि किस मामले में दबिश देने गई थी। पुलिस ने क्या कोर्ट का वारंट था, वारंट तामील कराने गई थी, किसी ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी, आखिर क्या चीज करने के लिए पुलिस उसके यहाँ इतने बड़े फौज फाटे के साथ गई थी, इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि पुलिस ज्यादती का जो है मतलब क्या कहते हैं बिंदु कहाँ लेटा हुआ है, या किसी ने जो है पॉलिटिकल दबाव के कारण उसके ऊपर दबाव डालने के लिए जो है पुलिस भेजा था। आखिर पुलिस का जो इतना मनोबल बढ़ा हुआ था बिना किसी जो है पॉलिटिकल बैकिंग के बढ़ा होगा क्या? और फिर ठाकुर साहब जो है वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की जात के दरोगा थे, और उड़बी मुख्यमंत्री जो लाइन में लगे हुए थे, नहीं बन पाए बेचारे अखिलेश यादव, उनकी जात के वो यादव जी थे। तो क्या पता चुनाव में यादवी जो है उन्होंने कुछ किया हो, उन्होंने यादवों को लामबंद किया हो, इसमें तमाम सवाल है। हालांकि जो है अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यादव होने कारण मारा गया, लेकिन वो जो है आपके केशव प्रसाद मौर्य का आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, वो हिस्ट्री सीटर है। अरे भैया, हिस्ट्री सीटर तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री सीटर है तो या तो फरार घोषित है, या वारंट उसके ऊपर जारी हुआ है, या उसने नई कोई जो है आपके हिस्ट्री सीट खोली है, माने कोई नई हिस्ट्री क्रिएट की है, कोई नया अपराध किया है। आखिर क्या किया है कि 40 पुलिस वाले उसके यहाँ गए, और जब हिस्ट्री सीटर है तो उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे होंगे आपके यहाँ। आप पूरा डिटेल दीजिए कि कितने मुकदमे, और इस बार पुलिस उसके यहाँ क्यों गई थी इतने 40 लोगों को लेके। अच्छा, और उसके यहाँ गई थी तो किस कानून में लिखा है? मैं ये सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, मतलब एनआईए से भी पूछना चाहता हूं, आईबी से भी पूछना चाहता हूं, सीबीआई से भी पूछना चाहता हूं, किस कानून में लिखा हुआ है कि जेपी सिंह अपराध करें तो जेपी सिंह की पत्नी, बच्चे, लड़की, पिता, माता, बहन, बहनोई सबको उठा के थाने पे ले आओ, जिनका उस अपराध में कोई जो है योगदान नहीं है, न एफआईआर में कहीं कोई नाम है।
वो किस धारा के तहत आप जो है पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हैं या थाने पे बुला के बैठाते हैं? किस धारा, कौन सी जो है वो सीआरपीसी और आईपीसी और किस कानून में ये प्रावधान है? मैंने प्रयागराज में देखा है कि लोग लाके बुला के बैठा लेते हैं। तो प्रयागराज में लोग जागरूक हैं, वो तुरंत हैबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं और जैसे दाखिल करते हैं वैसे जिसको लाके बैठाए हैं या तो शांति भंग 151 में चालान कर देते हैं या जो है उनको रिहा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते ना कि किस किस धारा में आपने इनको थाने में लाके बैठाया है। और पुलिस के मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो बाकी पूरे परिवार वालों को उठा लाते हैं आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। लेकिन जब कानून का शासन देश में है, कानून के शासन से सारी प्रणाली चल रही है, तो उस कानून के शासन की प्रणाली में आपका क्या कहते हैं, मतलब आपको कानून की धारा के अनुरूप, कानून के प्रावधानों के अनुरूप ही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। या आप किसी की तलाश कर रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 81 82 जो आपके कुर्की की कार्रवाई होती है तो वो भी एक निश्चित अवधि के बाद होती है। उसमें भी कोर्ट देखती है कि आपने कितनी पर्ची काटी, कई बार आप अपराधी को पकड़ने के लिए गए। फिर एक नया भी कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नई व्यवस्था दे दी है कि अगर 7 साल या 7 साल से 7.5 साल के सजा का अपराध है तो आपको किसी को गिरफ्तार करने के पहले कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, वरना यह है कि इतने अपराध के उसमें आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसलिए 151 की धारा जो शांति भंग की है वो ज्यादा जो है पुलिस इंप्लीमेंट करती है। 307 में भी पकड़ के 151 में चालान करके भाई शांति भंग में दोनों पार्टी को बुला के जो है वो की मतलब शांति न भंग हो। तो सवाल इस बात का है कि आपने जिसमें इतने सब प्रावधान है तो आप बताइए ना कि आप क्या करने गए थे, आप कौन से अपराध में गए थे और कौन से जो है सीआरपीसी के प्रावधान के तहत आपने दोनों बच्चियों को इंट्रोगेट करने की कोशिश की। टार्चर तो कर कहीं आई नहीं, इंट्रोगेट भी किया कि भाई तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो इसके लिए आपने 3rd डिग्री या 4th डिग्री क्यों लगाया, जिसके कारण एक लड़की की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो गंभीर अवस्था में, घायलावस्था में अस्पताल में है और मानसिक ट्रॉमा में है। उसका एग्जाम भी है, वो कह रही थी बार बार चिल्ला के कि हमारा एग्जाम है, हमको क्यों मार रहे हो, हमारी दीदी की शादी होने वाली है, इसको क्यों मार रहे हो। और आपको मैं बताऊं, अब मुझे उत्तर प्रदेश के बाहर के पुलिस का तो अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह जो है व्यवहार करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और विशेषकर प्रयागराज की पुलिस जहां हाई कोर्ट भी है, पुरुष पुलिस वालों और दरोगाओं से ज्यादा गंदी गंदी गालियां महिला पुलिस देती हैं। महिला पुलिस थाने में आप चले जाइए, वहां पुरुष थाने में तो हो सकता है कि आपसे डर के मारे कोई खुलेआम पैसा ना मांगे, महिला थाने में आप प्रयागराज में ही चले जाइए, आपसे बता रहे 2-3 पुलिस वाली ऐसी रखी गई हैं जो सिर्फ पैसा वसूली के लिए रखी गई, और वो आपसे बता रहे इतने गंदी गंदी गालियां देके पैसा वसूली की बात करते हैं जिससे उनको लगता है कोई डर ही नहीं। वहां जो दरोगाएं पोस्ट होती हैं तो 10 दरोगा में 1 या 2 दरोगा ऐसी होती होंगी प्रभारी जो मतलब शालीनता से बात करें, बाकी इस तरह गाली गलौज करके बात करते हैं कि उतने पुरुष दरोगा बात नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता कि जब इन लोगों की ट्रेनिंग होती है तो इनको बदतमीजी की ट्रेनिंग दी जाती है या इनको बिहेवियर सिखाया जाता है कि इस तरह बिहेवियर करो। और अगर नहीं सिखाया जाता तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ट्रेनिंग जिनकी पब्लिक से डीलिंग है, तो भाई सारे लोग अपराधी नहीं है, कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं जो निरपराध अदालत वो पुलिस थाने में किन्हीं गलत कारणों से आ जाते हैं, तो कम से कम उनसे शालीनता की बोली तो बोलिए कि आप उनको सीधे उनकी माँ बहन तोलने लगेंगे। और महिला पुलिस हो तब तो उसको तो खैर सर्वाधिकार सुरक्षित है। जी कन्हैया यादव अगर क्रिमिनल था तो उसका उससे बच्चों का लेना देना या माँ बाप रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं था। ये कन्हैया यादव पर किस किस तरह के मुकदमे थे, कोई संगीन इस तरह का अपराध जैसे मर्डर, लूट, कुछ दंगा भड़काने का, कोई इस तरह क्या अपराध है अरे कन्हैया सर यही यादव तो नहीं बता पर? रहे पुलिस, हाँ खाली कह दिया कि हिस्ट्री सीटर है, उसकी हिस्ट्री सीट भी नहीं जारी की कि उसके ऊपर कौन कौन मुकदमा कायम है और फिर वो तत्काल जो मामला है वो क्या है जिसके कारण जो है वो दबिश देने पुलिस गई थी। तत्काल मामला तो चूंकि चुनाव के बाद का है तो चुन चुन कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि अच्छा इसने इनको गोलबंद किया, अच्छा इसने उसको गोलबंद कर दिया, राजनीति के इशारे पर। मैं तो आपको बता रहा हूँ प्रथम दृष्टया जो एक आदमी के मन में नहीं होता, इंट्यूशन होता है एक पत्रकार के रूप में,
मुझे तो सीधे सीधे ये लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है और उसको प्रताड़ित करने के लिए उसको उठाए जाने का प्रयास हो रहा था और उसको मालूम हो गया होगा, इसलिए वो घर पे था नहीं। तो लड़कियां थी तो पुलिस जाती भाई, हर कमरे में देख के चली जाती, उसमें मारने पीटने की क्या जरूरत थी? और मारने पीटने का मैंडेट या अधिकार उसको मिला कहां से? और फिर उसके घर दबिश देने भी गई तो वारंट पर गई कि आपका क्या सर्च वारंट पर गई, या मतलब उसके खिलाफ व्यक्तिगत वारंट कोर्ट से जारी हुआ था? क्या जारी हुआ था? आज तक बताया नहीं गया। ये गोपनीय है। आप भी ढूंढ के देखिए, मीडिया पर, अखबार में चाहे देख लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उसके यहाँ पुलिस दबिश देने क्यों गई थी, किस लिए गई थी, किस अपराध में गई थी। और फिर ये तो आपको कानून की किताबों में भी नहीं मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछ लीजिए कि किसी भी सीआरपीसी के प्रावधान में परिवारीजन को प्रताड़ित करने का मैंडेट, अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस को थाने में बुला के बैठाने का भी नहीं है। ये शुद्ध रूप से मनमानी है। जी, तो आपका ये ओपिनियन है कि पुलिस को अपराध रोकने के लिए बनाया गया है, पुलिस खुद ही अपराध कर रही है? जी, सुनाई नहीं पड़ा सर? बोले सुनाई नहीं पड़ा? पुलिस खुद ही अपराध कर रही है, पुलिस हाँ, संस्था तो को पुलिस बनाया का गया था अपराध तो वही अपराध है। रोकने के लिए। पुलिस का अपराध तो वही है, तभी तो वो सस्पेंड हुए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। लेकिन अब चूंकि पुलिस है और प्रशासन के उससे जो है गए होंगे, इसलिए गैर इरादतन उसमें लिख दिया गया, जबकि ये तो शुद्ध रूप से इरादतन हत्या है। आपके टार्चर से अगर हत्या होती है तो ये इरादतन है। आज की डेट में कोई लिख के मर जाता है कि हम अपनी पत्नी के प्रताड़ना से आत्महत्या कर रहे हैं, हम जो है वो अपने जो है एम्प्लॉयर की प्रताड़ना से हत्या कर रहे हैं, या अमुक की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो हमने किया अगले की झड़ाई फुकाई हो जाती है। यहाँ तो एक ऐसा केस है जिसमें कोई जो है आपका क्या कहते हैं नहीं है कि हमने क्यों आत्महत्या किया, और एक इतने बड़े राजनेता, एमपी, मंत्री रहे व्यक्ति की झड़ाई फुकाई आज भी जो है वो दिल्ली की अदालत में चल रही है, शशि थरूर की आत्महत्या के मामले में। तो आप जाके टार्चर करके जो है किसी को मार रहे हैं, तो टार्चर करके मारना गैर इरादतन कहां से हुआ? सर, एक जिग्नेश मेवानी मामले में बरपेटा के जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उन्होंने एक बड़ी ही गंभीर टिप्पणी की थी कि ये बहुत हार्ड अर्न डेमोक्रेसी है, ये बहुत मेहनत से इस लोकशाही को हमने कमाया है, और पुलिस इसी तरह से काम करती रही तो ये पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। क्या ये टिप्पणी, भाजपा की सरकार वहां भी है, असम में भी है, और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लागू होती है? लगातार जी मामले आ रहे उत्तर। जी, बिल्कुल लागू होती है, ये टिप्पणी बिल्कुल लागू होती है। और आपके जो बरपेटा के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जो टिप्पणियां हैं उसको वहां गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। वहां की सरकार तुरंत गई क्योंकि पुलिस पर स्टे कर दिया है। अब ये स्टे जो किया है तो जज साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोअर कोर्ट जो सबसे ट्रायल कोर्ट है, जहां प्रारंभिक मुकदमा शुरू होता है, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए पहला फोरम है, तो अगर उन्होंने पुलिस की व्यवस्था में इतना खोट देखा और उन्होंने कोई टिप्पणी की, तो उसको हाई कोर्ट भी, जो उसका दूसरा स्टेप है, हाई कोर्ट ने उसको क्यों स्टे किया? अब यहीं पर मामला है ना कि जज साहब की अगर हाफ पैंट नारंगी होगी या जज साहब के दिमाग में नारंगी पना घुसा होगा, तो उनको तुरंत लगा होगा कि अरे तो पूरे असम की भाजपा सरकार की पुलिस बदनाम हो रही है। जी, चलिए सर, इस खबर पे थोड़ा सा हम भी नजर रखेंगे, आप भी रखिएगा, ये बहुत ही हृदय विदारक है, और जो क्रिमिनल है कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसके बच्चों का, उसके घर परिवार का उसमें कोई कसूर नहीं है, उसके साथ इस तरह जो है इस तरह का व्यवहार की इजाजत कानून और संविधान नहीं देता है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब थे, पूरा वीडियो सुनिएगा, चंदौली में क्या चल रहा है, पूरे मामले पे हम लोग नजर बना के रखेंगे और आपको सही विश्लेषण के साथ आपके पास सूचना आती रहेगी। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार सर।